Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं बिकॉज हमें 12th बोर्ड्स को क्रैक करना है और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सो दैट हमें अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी मिल सके। तो इसके लिए अभी का हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये है टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स और मैं इंग्लिश में कैसे हम फॉर शॉर्ट तरीके से मैक्सिमम मार्क्स को अटेन कर सकते हैं उसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आज इस प्लेटफॉर्म से अगेन हमने एक छोटा सा टॉपिक रेज करा है जो बहुत बेनिफिशियल है फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। एंड कैन यू गेस व्हाट दैट टॉपिक वुड बी? सो इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टाइटल है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे बनाया तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देती हूँ। फ्लमिंगो सप्लीमेंट्री दोनों बुक्स को हमने कंसीडर करा, प्रोज पोएट्री दोनों को कंसीडर करा है। तो अभी यहाँ पे हम चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक चैप्टर से मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हमने उनको लिया है। अब एमसीक्यू का पर्पस सिर्फ हमारे लिए इतना नहीं होता कि हम एक मार्क को स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, बल्कि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अबाउट द चैप्टर बिकॉज चैप्टर को डीपली ड्रिल करके हम लोग एमसीक्यूज को प्रेजेंट करते हैं। सो एमसीक्यू से हम चैप्टर को एक बार और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार और क्यों बोला? बिकॉज सबसे पहली बार हमने वन शॉट देखे थे समराइज्ड वे में, फिर हमने देखे सुपर क्विक रिवीजन में और अब हम फिर से चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही एक छोटे से वे में उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करके इन अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो हमने कितनी बार चैप्टर को रिवाइज करते जा रहे हैं जस्ट टू मेक थॉरो विद द थिंग सो दैट यू कैन थॉरोली अटेम्प्ट द पेपर एंड स्कोर गुड मार्क्स। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लास्ट लेसन फ्रॉम योर मेन रीडर बुक दैट इज फ्लमिंगो और इसके एमसीक्यूज। सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? हम हमेशा पढ़ चुके हैं। इसको किसने लिखा है? दैट इज वेस्ट पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। कौन है? इसको तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अगर हम ना भी यूज करें तो भी हम आंसर को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? प्रोसेस ऑफ eliminating the wrong option and justifying the one on multiple grounds। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किस केस में? जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। बिकॉज हमें गलत ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करना ही है बट एक ऑप्शन को हमें जस्टिफाई करना है उन मल्टीपल ग्राउंड्स पे जिस पे बाकी एलिमिनेट हो रही हैं। सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन MCQs। अब यहाँ पर अगर हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ ना भी करें देन ऑल्सो वी हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आंसर। वेस्ट पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन इज अल्फोंसो डॉडेट। सो इसको जल्दी से हम चेक कर लेते हैं आंसर को और प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट वन। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर दैट इज अल्फोंसे डॉडेट। हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चैप्टर को बस एक बार इसकी जो बेसिक डिटेल्स है हम उन पे वी आर पुटिंग सम लाइट ऑन देम। सो अल्फोंसी डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री? क्या वो इंडिया के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे या न्यूजीलैंड के थे? इंडिया के ऑफ कोर्स नहीं थे। अब बात आती है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फ्रांस। तो ये चैप्टर कहाँ की थी? आपको कुछ लास्ट लेसन में याद आ रहा है फ्रांस पे बैन हो गया था कि देयर वाज अ नोटिस क्या फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में और बर्लिन में क्या पढ़ाया जाएगा, अब इसकी जगह उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो कहाँ की बात हो रही? कुछ याद आ रहा है? तो हमने जब चैप्टर पढ़ी थी कुछ याद करने की कोशिश करिए। व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर टू बी? यस, फाइन, लेट्स इमीडिएटली चेक द फ्रांस बिकॉज ये फ्रांस की बात थी जहाँ पे फ्रेंच को ख़त्म किया गया था और जर्मन पढ़ाने के लिए प्रमोट किया गया था। सो अल्फोंसो डॉडेट फ्रांस को बिलोंग करते थे और इसीलिए देखो ऑफ कोर्स अब फ्रेंच अगर फ्रांस की
बात हो रही होती तो फ्रेंच को कभी ख़त्म नहीं करते, ये बिलोंग फ्रांस को करते थे, बट जहाँ पे बात हो रही थी वो बर्लिन की बात हो रही थी, जहाँ पे जर्मन पढ़ाने का पॉइंट रेस किया जा रहा था। हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो कौन सी ह्यूमन, वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो लोग थे, किसी ने भी कभी अपनी मदर टंग को पढ़ने की कोशिश नहीं करी, यही तो प्रॉब्लम थी। वो लोग क्या पढ़ना चाहते थे, वो ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते थे जिसमें जो बाय फोर्स उनको पढ़ाई जा रही थी या जिसमें शायद उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट उनको ये कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनकी मदर टंग की क्या वैल्यू थी और वो क्यों उनको आनी चाहिए, और जिसका रिजल्ट उनको देखने को मिल गया बिकॉज उनने उसको लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और जिसकी वजह से लैंग्वेज ख़त्म हो गई थी और तब उनको बहुत रिग्रेट हुआ था। सो व्हाट द लास्ट लेसन हाईलाइट्स ह्यूमन टेंडेंसी, कौन सी, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब था डीले कर, अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे ना, अभी रोज़ तो पढ़ाते, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आता तो है, परसों पढ़ेंगे। तो ये डीले की जो टेंडेंसी होती है ये मेजरली इस चैप्टर में हाईलाइट की। इट्स नॉट अबाउट करेज, कॉवर्डाइज के बारे में नहीं बोला, मेल शॉविनिज्म के बारे में नहीं बोला, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोकास्टिनेशन। जल्दी से जज करते हैं और आंसर की तरफ प्रोसीड करते हैं। हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the things being taken for granted by the people of Alsace? हाँ, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ के लोग फॉर ग्रांटेड लेते, हल्के में लेते, चलो ठीक है ना, चिल वाली बात। सो टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। वो किस चीज़ को हल्के में लेते थे, किसकी बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे? क्या मनी और पावर, ऐसी कुछ बात हुई थी चैप्टर में? क्या पीपल अराउंड, आसपास के लोगों को वो हल्के में लेते थे? टाइम और स्कूल को हल्के में लेते थे? या इट इज़ अबाउट द टीचर्स ऑफ द स्कूल, वो टीचर की बात को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, टीचर उनको बहुत बार एम्फसाइज करते थे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच, इर्रिस्पेक्टिव टीचर मल्टीपल टाइम्स बोलते थे, ना उनके पेरेंट्स ने कभी ध्यान दिया और ना ही ये चीज़ उन्होंने कभी अपने बच्चों को सिखाई कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, दैट टू योर ओन लैंग्वेज। और अगर आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी, सो यू वुड बी डोमिनेटेड वन डे टू लर्न अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट योर्स। तो ये क्या चीज़ थी जो हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ी थी, जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो दैट वाज टाइम एंड स्कूल। ना तो वो टाइम को कभी सीरियसली कंसीडर करते थे बिकॉज टाइम चला गया उनके पढ़ने का और वो बहुत लेट हो गए, अब उनको रिग्रेट हो रहा है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, उन्होंने स्कूल को कभी भी पॉजिटिवली या बहुत ही पर्टिकुलर नहीं हुए वो स्कूल के, ना उनके पेरेंट्स और ना ही उन्होंने अपने बच्चों को ये इम्पोर्टेंस बताई ऑफ गोइंग स्कूल, लर्निंग लेसन, से कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दो इस चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन और ये बेस्ड है टीचर और स्कूल में। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पेरेंट्स ने भी स्कूल को इग्नोर करा एंड सेम टेंडेंसी kept going in the coming generations as well. Heading with the next one, what does the last lesson symbolize? तो लास्ट लेसन क्या सिंबल करता है? अच्छा, यहाँ से तो समझ में आ रहा है कुछ, लेट्स चेक कि आंसर क्या है। लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ख़त्म हो गई, उनकी लैंग्वेज ख़त्म हो गई, तो लॉस ऑफ लैंग्वेज या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम बोथ। तो ये लास्ट लेसन क्या से, बहुत ट्रिकी सी ऑप्शंस है, जल्दी से जस्टिफाई करते हैं बिकॉज हाँ, कहीं ना कहीं पता चला कि लैंग्वेज एक्सटिंक्शन हो रही थी, लॉस ऑफ लैंग्वेज तो था बट फ्रीडम था या नहीं था, किस लेवल तक था, जल्दी से जस्टिफाई करते हैं फ्रॉम द राइट आंसर, दैट इज ऑफ कोर्स। क्यों? देखो, ये तो हमने पढ़ ही लिया था बिकॉज चैप्टर ही पूरा उसके बारे में है कि लास्ट लेसन था टीचर का, मिस्टर एम हैमल का। इसके बाद स्कूल में फ्रेंच कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी बिकॉज जिस जगह पे ये लोग रहते थे वहाँ पे बर्लिन से नोटिस आया था कि अब स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच वुड नो मोर बी प्रमोटेड। अब फ्रेंच का लास्ट लेसन था, तो लॉस ऑफ लैंग्वेज तो पता चला जिसकी वजह से फ्रीडम भी खत्म है बिकॉज उनकी मदर टंग को ख़त्म कर दिया। अब उनको आज़ादी नहीं थी अपनी मातृभाषा में बात करने की, कोई और दूसरी लैंग्वेज उनको सीखनी पड़ेगी और वो लैंग्वेज उनको डोमिनेट करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट जस्ट नॉट
a loss of language but also loss of freedom is saying कि freedom भी खत्म कर दी गई थी. So this was हमें थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा था. Of course सारी जगह ट्रिगर करेगा. Don't know, let's check. Heading with the next one. What does the last lesson signify? तो last lesson अभी हमने देखा था किस चीज़ को symbol करता है, symbolize किसका है last lesson. Now last lesson क्या signify करता है ये देखते हैं. पावर चेंज हुई थी, गवर्नमेंट चेंज हुआ था, चेंज इन लाइफ या चेंज ऑफ टीचर्स. तो अगर मैं बोलूँ लाइफ चेंज हुई थी, ये सिग्निफाई करता है लास्ट लेसन कि या चेंज ऑफ टीचर चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है या पावर चेंज हो गई थी. सो व्हाट आई थिंक लाइक चेंज तो हमें समझ में आया क्योंकि फ्रेंच ख़त्म हो गई, एक लैंग्वेज को ख़त्म करा, दूसरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, तो चेंज तो हो रहा है. बट किस चीज़ का एग्जैक्ट चेंज हो रहा है, लेट्स इमीडिएटली चेक. दैट इज़ चेंज इन लाइफ. ऑफ कोर्स जो बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी हो रहा है बिकॉज देखो पार हमें पता नहीं चल पा रहा, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लास्ट लेसन ये सिग्निफाई करता है कि चेंज ऑफ पार अभी पहले किसी हाई अथॉरिटी के पास थी और अब किसी लो अथॉरिटी के पास, ऐसा कुछ भी पता नहीं चला. पहले एक कंट्री के पास थी अब दूसरी कंट्री के पास आ गई, ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा. चेंज ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुई, इसकी वजह से लैंग्वेज चेंज हुई नहीं, ऐसा भी चैप्टर में नहीं बताया. चेंज ऑफ टीचर, ओह ये तो बहुत ही फनी सा टॉपिक है कि टीचर चेंज का कहीं नहीं बताया गया कि टीचर कोई चेंज हुई. टीचर को छोड़ना पड़ा बिकॉज वो लैंग्वेज खत्म हो गई जो वो पढ़ाते थे. जब वही खत्म हो गई तो वो स्कूल में क्यों रहेंगे. तो चेंज का फिर भी पता नहीं चल रहा. सो इट्स ऑल अबाउट लाइफ, इज ऑल अबाउट चेंज. जो लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो चेंज होते हैं हमारी लाइफ में, उसके बारे में चैप्टर बताया गया है. Moving next, what do the marching soldiers under the window represent? So, अब ये जो मार्चिंग सोल्जर्स हैं, मार्च करते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए जो सोल्जर्स हैं अंडर द विंडो, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ प्रशिया, विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, या नन ऑफ द अबव. क्या समझ में आ रहा है? देखो अब मैं यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है डॉन और डस्क. डॉन का टाइम होता है सुबह का, कोई चीज़ की शुरुआत हो रही है पॉजिटिव नोट पे, और डस्क इज़ कोई चीज़ हारती हुई, ढलती हुई समझ में आ रही, इवनिंग टाइम को बोला जाता है. सो डॉन ऑफ प्रशिया का राइज होना शुरू हुआ था इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल. या डिफीट हुई थी प्रशिया की, ये पॉजिटिव बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रशिया की डिफीट हुई थी, नेगेटिव बता रहा है. विक्ट्री ऑफ फ्रेंच हुई थी, ये इसका ऑपोजिट बता रहा है. तो क्या था? अगर फ्रेंच जीता होता तो शायद फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा जो थी उसको ये कभी ख़त्म नहीं करते. तो क्या समझ में आ रहा है? ऑप्शन इज़ वेरी क्लियर. लेट्स इमीडिएटली जज विद द ऑप्शन. तो ऑफ कोर्स देखो विक्ट्री नहीं हुई थी फ्रेंच की, जो हमें क्लियरली ट्रिगर हो रहा था. एट द सेम टाइम प्रशिया की भी डिफीट नहीं हुई थी. इट वाज ऑल अबाउट डॉन ऑफ प्रशिया बिकॉज प्रशिया जीत रहा था, विक्ट्री हुई थी डिफीट करते हुए फ्रेंच के लोगों को. इन लोगों को डिफीट कर दिया, डोमिनेट कर दिया, उनकी भाषा को ख़त्म कर दिया, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट करने का. सो ए इज़ द वेरी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. जो मार्चिंग सोल्जर्स थे अंडर द विंडो, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? विक्ट्री ऑफ, या किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है. अब एक चीज़ ख़त्म हो गई, फ्रेंच पीपलों को हरा दिया, और जो मार्चिंग सोल्जर्स हैं हेडिंग टुवर्ड सक्सेस, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है. वो किसकी जीत बता रहे थे? प्रशियंस की. So this was all about this question. Heading next. From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? अब कहाँ से ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन? जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे अल्सास एंड लोरेन, यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाई जाएगी. ये कहाँ से आया था? जो मैंने बोला भी था, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना होगा. सो यस, मुझे बता सकते हो जल्दी से करेक्ट आंसर. हियर वी गो. दैट इज़ बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी. ठीक है. अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जर्मन पढ़ाई जाएगी तो जर्मनी से ही आया होगा. नहीं, बर्लिन से आया था. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का. अब
देखो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रांस से ही आया फ्रेंच ख़त्म करने का, तो हो ही नहीं सकता। लॉरियान से आया, यहाँ पे पढ़ाई जाएगी तो उन्होंने तो नहीं दिया होगा, ये हो नहीं सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज बर्लिन। एलिमिनेशन भी अगर हम माइंडफुल तरीके से करें तो बहुत बार ये हेल्पफुल होगा अगर आप ट्रैप हो जाते हो। सो इट इज़ हेल्पफुल, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन को रिटेन करो, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? किस चीज़ के इफ़ेक्ट के बारे में ये स्टोरी हमें बताती है? पार के बारे में, मनी के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, या लोगों के बारे में? तो जो चैप्टर है लास्ट लेसन, ये हमें क्या बता रहा है मेजरली, कि कैसे जब लोग किसी अपनी चीज़ की वैल्यू नहीं करते तो वो दिन दूर नहीं होता जहाँ जब उनको दूसरे लोग उनको डोमिनेट कर देते हैं और अपनी चीज़ों को ओवर रूल करते हैं। तो यहाँ से हमें ये चैप्टर था, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? अगर हम एलिमिनेशन करके देखें तो व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? किसके इफेक्ट्स के बारे में स्टोरी बता रही है? मनी, पैसों की कहाँ बात हुई थी? क्या पार की बात हुई थी? ट्रांजिशन या पीपल? जल्दी से एलिमिनेट करके देखते हैं। इसका राइट आंसर इज ट्रांजिशन। कि जब ट्रांजिशन होता है, किसी चीज़ का कोई फेस चेंज होता है तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने देखा कि जब तक फ्रेंच उनको इजीली पढ़ाई जा रही थी तो उन्होंने कभी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। बट जैसे ही वहाँ पे ऑर्डर आया कि फ्रेंच को अब हमें नहीं पढ़ाना है, फ्रेंच को ख़त्म करना है, तो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, लोग बहुत क्यूरियस हो गए। उनको एट द सेम टाइम बहुत रिग्रेट हुआ कि हमने अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया। हमें अपनी मदर टंग जब पढ़ाई जाती थी तब हमने इसको कोई वेटेज नहीं दिया, और अब आज जब ये लैंग्वेज ख़त्म हो गई है तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने अपने हाथों से अपनी मदर टंग को ख़त्म कर दिया। तो दे वर जस्ट रिपेंटिंग। तो किसकी इफेक्ट है? जब ये कोई ट्रांजिशन होता है, जब कोई फेस चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, कोई भी यू टर्न आता है चीज़ों में, तो उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से बता रहा था। मूविंग नेक्स्ट, Why was France reluctant to go to school? अब फ्रांस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इस चैप्टर का, जिसके आसपास पूरी चैप्टर मूव कर रही थी। मेजरली इट वाज ही वाज अ स्टूडेंट फ्रांस, एंड इट वाज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ स्टूडेंट विद अ टीचर, जो फ्रेंच के टीचर थे जिनका नाम था एम हैमल। अब ये क्यों इतना रिलक्टेंट था, इसको स्कूल जाना क्यों मज़ा नहीं आता था स्कूल जाने में? ही वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, he wanted to see soldiers drill, wanted to enjoy outdoor lesson on participants, was not prepared। तो क्यों ये स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था? बिकॉज उसको ऑफ कोर्स उसको पढ़ने में, उसको फ्रेंच पढ़ने में तो कोई भी मज़ा नहीं आता था। और स्कूल में टीचर ने, हाँ ये तो हमने पढ़ा था कि एम हैमल ने उनको एक लेसन दिया था पार्टिसिपल्स। फ्रेंच में भी एक ग्रामर का पार्ट होता है जिसमें उनको पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था, और ये उस दिन दिया था जब उनका लास्ट डे था, उससे एक दिन पहले दिया था। तो क्या ये रीज़न था कि ही वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, या ही वॉन्टेड टू एन्जॉय आउटडोर? बिकॉज इट वॉज नॉट, इट कुड बी लाइक ही वॉन्टेड टू एन्जॉय वार्म समर लाइट या सी सोल्जर ड्रिल। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करिए, आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। बिकॉज चैप्टर था ही कि फ्रेंड्स, स्टार्ट ही वहीं से होता है कि फ्रेंड्स को स्कूल जाना कभी भी पसंद नहीं था। वाई ही वॉज रिलक्टेंट? क्यों? बिकॉज होमवर्क नहीं कर रहा या कुछ और रीज़न है? बताइए जल्दी से, अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर इसका नेक्स्ट करके इसको आंसर को देखिए। मीनवाइल हम डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स वाज नॉट कंप्लीट, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं करा था बिकॉज उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और उनको कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में, और कुछ होमवर्क नहीं करा, कुछ प्रिपेयर नहीं था। सो ही वाज वेरी रिलक्टेंट कि आज तो मुझे डांट पक्का पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे सो दैट उनको क्लास में ना जाना पड़े। दैट्स व्हाई ही वाज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। Now, moving further, what did Franz find on reaching the school? अब जैसा ही फ्रांस स्कूल में पहुंचते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है? People were dancing, school was closed,
पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो लोग डांस कर रहे थे, नहीं उनका लास्ट डे था तो लोग कैसे डांस कर सकते हैं, कोई वहाँ पे प्रोग्राम थोड़ी ना हो रहा था, कोई फेस्ट थोड़ी ना चल रहा था, स्कूल बंद था, नहीं नहीं इतना वियर्ड नहीं हुआ था अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, पुलिस की गश्त चल रही थी, नहीं यार ये सब नहीं था। मुझे तो यही समझ में आया, देयर वाज स्ट्रेंज क्वाइटनेस स्टिल था, ना तो बच्चों के बैग खोलने की, बुक्स को बंद करने की, डेस्क को टैप करने की कोई आवाज़ नहीं थी, ना एम हैमल के कोई डांटने की, ना स्टिक को पैंट करने की किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिकॉज इट वाज द लास्ट डे और सब चीज़ें बहुत ही सैड थी। तो यहाँ पे इंटायर साइलेंट था, बहुत ही साइलेंट चीज़ें थी, स्ट्रेंज अजीब सी क्वाइटनेस की आवाज़ आ रही थी जब फ्रांस स्कूल पहुंचे। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द आंसर एंड हियर वी गो विद द करेक्ट वन। अब प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट वन। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। अच्छा, वहाँ पे उनको लास्ट डे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको टू से अबेट ड्यू, उनको गुड बाय बोलने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए न सिर्फ क्लास के स्कूल के बच्चे थे बल्कि वहाँ के जो आसपास के जो सीनियर पीपल थे, जो सीनियर सिटीजन्स थे, जो विलेजर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो भी सब रिस्पेक्ट देने के लिए, बिकॉज आज हमारी लैंग्वेज ख़त्म होने जा रही है और हमने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो कौन कौन था? वीक स्टूडेंट्स थे बैक बेंचेस में, इट वाज नॉट अबाउट दैट। टीचर थे, मॉनिटर ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स, ऑफ कोर्स। जल्दी से आंसर को चेक करते हैं एंड हियर वी गो। अब प्रोसीड करते हैं फर्दर। Why was France surprised? तो फ्रांस को क्यों सरप्राइज हुआ? Why was he surprised? Because of village एल्डर्स, विलेज के एल्डर्स को देख के वो सरप्राइज हुआ, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ऑफ कोर्स बिकॉज इससे पहले एम हैमल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते थे, जो बच्चों को हमेशा डांटते रहते थे, स्टूडेंट्स का बेटरमेंट चाहते थे। बट आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसे एम हैमल को इतने पोलाइट, इतने काइंड हार्टेडली बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा उदास थे उस दिन, अपने इतने क्लोज बॉन्ड को वो ब्रेक कर रहे थे, बिकॉज इतने सालों से उस स्कूल में वो डेडिकेटेडली पढ़ाते थे और वो वहीं पर रहते थे, वहीं पे उन्होंने अपने गार्डन बनाया था जहाँ पे कई बार वो स्टूडेंट्स को बोलते थे टू वाटर द प्लांट्स। तो इतना ज़्यादा एसोसिएशन था और जब वो एसोसिएशन ब्रेक हो रहा था तो उनको भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत उदास थे और वो आज बहुत ही ज़्यादा काइंड और पोलाइट बिहेव कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। सो व्हाट वाज द reason? That is very clear. He was surprised because of Mr. M. Hamill's kind and polite behavior. Why was France feeling regretful and sad? Why was he? क्यों इतना उदास, इतना क्यों पछता रहे थे, क्यों इतना उदास फील कर रहे थे? बिकॉज अभी तक तो लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी और अब जब ख़त्म हो गई है कोई और लैंग्वेज ज़बरदस्ती उनको पढ़नी पड़ेगी जो उनकी है भी नहीं, जो उनको डोमिनेट करेगी, उनको ओवर रूल किया जाएगा। तो अब वो उनको बड़ा बुरा लग रहा है, अब वो पछता रहे हैं। सो फॉर रीचिंग लेट, for not learning participles, for change of the government, for not learning his mother tongue. Of course, the reason is very clear. उन्होंने अपनी चीज़ों को respect नहीं दी. So answer is very clear. For not learning his mother tongue, उन्होंने अपनी mother tongue को कभी नहीं सीखा और अब उनको because वो last lesson था उस mother tongue का, अब इसके बाद उनको कभी सीखने को भी नहीं मिलेंगी. So he was very much regretting on the same. उनको बहुत regret हो रहा था, वो बहुत repent कर रहे थे, and so he was disappointed as well. Heading next, whom did M. Hamill blame for not sending students to school? अब हमने जैसा कि डिस्कस करा कि M. Hamill को ऐसा लगता था कि सिर्फ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो स्कूल नहीं आते, वो प्रॉपरली लेसन्स नहीं पढ़ते, बल्कि उनके पेरेंट्स ने भी यही चीज़ करी, क्योंकि M. Hamill तो 30-40 ईयर्स से उसे स्कूल में पढ़ा रहे थे और उन्होंने उनके पेरेंट्स को भी विटनेस करा था ऐसी चीज़ों को करते हुए. सो वो बोल रहे हैं कि ना तो इनके पेरेंट्स ने खुद पढ़ाई करी और ना ही अपने बच्चों को सिंसियर बनाते हैं और ना ही अपने बच्चों को प्रोवोक करते हैं कि स्कूल जाओ, स्कूल की इंपॉर्टेंस को समझो, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझो. सो whom did M. Hamill blame for not sending students to school? It was clear. वॉचमैन को करते थे, टीचर को ब्लेम करते हैं, फ्रेंड्स को, of course parents. So let's check with the correct answer. Here we go. Now heading with the next one.
सो वॉट डिड हॉसर ब्रिंग, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये हॉसर हैं कौन। तो हॉसर एक ओल्ड फार्मर थे, बिकॉज वहाँ पे जितने भी विलेजर्स थे वहाँ पे भी एल्डर, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कौन कौन वहाँ पर आए थे, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो सब भी आए थे। अब हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो एक ओल्ड फार्मर थे वो भी आए थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर करने के लिए। तो हॉसर अपने साथ क्या लेके आए थे, स्वीट्स लेके आते, ला सकते थे मिठाई बांटने के लिए, अच्छी बात थोड़ी ना थी, वो रिस्पेक्ट देने के लिए, टोकन ऑफ लव। चिल्ड्रन या फ्रेंड्स लेके आए थे, ये सब तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ओल्ड प्राइमर। सो व्हाट इज दिस ओल्ड प्राइमर? प्राइमर ये वो वाला मत समझना जो हम वाइट वॉश में यूज़ करते हैं, वो प्राइमर नहीं लेके आए थे। ओल्ड प्राइमर यहाँ पे रेफर करता है एक ओल्ड बुक को, जिसके हमने जब बुक में पढ़ा था तो आपको याद होगा, थम्ड विद द एजेस थम्ड थे उसके। सो उसके जो कोने थे वो टूटे ऐसे ब्रोकन से थे, जिससे पता चलता है कि बुक कितनी पुरानी। सो एक एलिमेंट्री बुक थी जो आपको लैंग्वेज पढ़ाती है। अब कोई फ्रेंच लर्न करने के लिए उन्होंने बुक खरीदी होगी, वो भी बहुत पुरानी, वो ओल्ड फार्मर अपने साथ लेके आते हैं उस लास्ट लेसन में जो एम हैमिल का था। सो द करेक्ट आंसर इज ओल्ड प्राइमर। जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं। व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग विद हिम? Fine. So that is old primer. Heading with the next. What made France forget M. Hamel's ruler and crankiness? M. Hamel का वो जो हमेशा स्टिक दिखाते थे, जोर जोर से वहाँ पे टेबल पे वो ऐसे बीट करते थे, तो वो उससे बहुत डर जाते थे, और इतने क्रैंकी थे, इतने शॉर्ट टेम्पर थे, इतने गुस्से वाले थे, जो फ्रांस को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सो ये एटीट्यूड और इतना हिटलर चीज़ें, ये क्या चीज़ थी कि व्हाट मेड फ्रांस ऑल फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग? फ्रांस ऐसी क्या चीज़ हुई कि फ्रांस एम हैमिल के बारे में ये सारी चीज़ें भूल गए, कि इतने चटके हुए हैं, इतना गुस्सा आता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से रूलर को पैट करते हैं, ये सारी बुरी चीज़ें उनके बारे में भूल गए। तो क्या हुआ? पुलिस पेट्रोलिंग ऑफ कार्स नॉट, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बसल ऑन द स्ट्रीट्स, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। तो ये क्या चीज़ें भूल गए जब उनको रियलाइज हुआ कि आज के बाद हमें कभी भी एम हैमिल से पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो सडनली उनके मन में एम हैमिल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट फील होता है, बिकॉज वो इतने डेडिकेटेड टीचर थे, हमें पढ़ाना चाहते थे, हमेशा हमें वैल्यू बता रहे थे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग योर मदर टंग, और हमने कभी वैल्यू नहीं दी। तो वो सारी जितनी भी उनकी बुरी चीज़ें थी एम हैमिल की, जो एक्चुअली फ्रांस को ऐसा लगता था बहुत हिटलर हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं थे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो डरते रहते थे। क्रैंकीनेस भी उनको ऐसा लगता था, बिकॉज वो बहुत चटक जाते थे, वो गुस्सा होते थे कि अगर आप मेरा काम नहीं करके आते, ऑफ कोर्स टीचर को गुस्सा आएगा। सो ऐसे नहीं थे, बट ऐसा फ्रेंड्स को लगता था। बट वो भी सारी चीज़ें भूल गया, कब भूला? जब उनको ये रियलाइज़ हुआ। क्या? जल्दी से चेक कर लेते। सो द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब ये जा रहे हैं, अब हमें इनसे और पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि इतने अच्छे टीचर से हमने पढ़ना मिस कर दिया। सो हेडिंग विद द नेक्स्ट वन. फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी ट्रिकी वन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे जब नंबर्स की बात आती है तो थोड़ा सा हमें माइंडफुल होना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में से नंबर्स को हमें याद नहीं करना पड़ेगा, बट कहीं कहीं है सो वेल एसोसिएटेड विद, आपको याद होगा, अगर थोड़े से अगर आप माइंडफुल हो, तो मैंने ये नंबर को कहीं ना कहीं बोला था। जल्दी से चेक करते हो, फिर हम इसको रिकॉल करेंगे। दैट इज एग्जैक्टली 40 ईयर्स। और मैंने कैसे इसको आपको याद करवाया था, जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था, ही हैज़ बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल फॉर 40 ईयर्स, बिकॉज उनके पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व कर चुके थे, और उनके कमिंग जनरेशन्स को अब वो पढ़ा रहे थे। तो आप ये याद रखना कि 20 साल हुए होंगे तो उनके पेरेंट्स 20 के हुए हैं, और उनके बच्चे अब अगेन 20 के हो गए। तो 20 ईयर्स में तो आप एक ही जनरेशन को पढ़ा सकते हो। 35 ईयर्स नॉट जस्टिफाइड, 30 भी थोड़ा कम लगता है। 40 ईयर्स में लाइक एक बच्चा 20 ईयर्स में स्कूल जाता है, फिर उनके बच्चे होते हैं तो वो 20 ईयर्स के हो जाते हैं, दोनों 20 ईयर्स के। तो दैट इज ही मस्ट बी समवेयर लाइक 40 प्लस होंगे, ऑफ कोर्स उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और उनको स्कूल से एसोसिएटेड उनको शार्प 40 ईयर्स हो चुके थे। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? तो उनके जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को कहाँ भेजते? स्कूल में तो कभी बिलीव नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतना ट्रेंड नहीं था, नो ऑफ कोर्स। तो कहाँ? मूवी देखने के लिए भेजते, जाओ मूवी देख के आओ, एंजॉय करो, चिल मारो, ऐसा बोलते थे वो पेरेंट्स उस टाइम पे। नो, सो वेयर बच्ची के फार्म्स एंड मिल्स, लेट्स इमीडिएटली चेक विद द आंसर। सो एग्जैक्टली उनके जो पेरेंट्स थे वो कभी भी टीचिंग को, एजुकेशन को स्कूल में इतना वेटेज देते ही नहीं थे, ना
ना लैंग्वेज के स्किल्स को इम्पार्ट करना चाहते थे, ना तो वो खुद स्कूल्स गए और ना ही कभी अपने बच्चों को प्रमोट करते थे फॉर गोइंग स्कूल, और कभी भी स्कूल की इंपॉर्टेंस बताना वो ज़रूरी नहीं समझे। रादर वो क्या करते थे, खुद भी फार्मिंग करते थे और अपने बच्चों को भी फार्मिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व करते। सो डेफिनेटली फार्म्स एंड मिल्स। Moving next, why were the parents sending their children to the farms and mills? To play, to meet friends, to meet relatives, to earn money. Of course, क्योंकि क्यों भेजते? अगर वो जाएंगे तो क्या होगा, खेलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, रिलेटिव से, to of course earn money, source of livelihood improve करने के लिए, इनकम gather करने के लिए. So this was the obvious reason that everybody does. ये बहुत ही अच्छे से justified था. Moving further, why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? क्यों आए थे सारे आसपास के जितने भी विलेजर्स थे, कुछ बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे, वो लोग भी सब एम हैमिल का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए क्यों आए थे? टू कंप्लेन, टू गॉसिप, oh my god, to show gratitude, to say goodbye. कंप्लेन करने के लिए तो नहीं आए थे, नो कंप्लेन नो कमिटमेंट से तो इस सीन के थे। गॉसिप करने के लिए इतना उनके पास टाइम नहीं था कि गॉसिप करने के लिए उनको स्कूल क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म मिला था, नॉट दैट, टू से गुड बाय और टू शो ग्रैटिट्यूड। देखो अब यहाँ पे ये भी बहुत जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि बी एंड सी, ए एंड सी, बी ओनली डी, तो हम वो ऑप्शन कंसीडर करते हैं जहाँ पे बी एंड सी होता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो क्या है, गुड बाय तो ऑफ कोर्स बोल रहे थे, बट अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने टुवर्ड्स एम हैमिल, टू शो रिस्पेक्ट, टू गिव honor for his teachings in the entire career and making them language and making people language proficient. तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी, डेडिकेटेडली, होल हार्टेडली वो अपना प्रोफेशन उन्होंने परस्यू करा, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, टोकन ऑफ लव देने के लिए। तो दिस इज थोड़ा सा वीक लग रहा है बट बिल्कुल सही है, बट जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है दैट इज टू शो ग्रैटिट्यूड। नाउ इमीडिएटली लेट्स चेक विद द आंसर, हियर वी गो, टू शो ग्रैटिट्यूड। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। When people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamel? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो एम हैमिल ने रेस की थी लास्ट लेसन में, कि जब लोग एंस्लेव्ड होते हैं, जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, what key, उनके पास ऐसी कौन सी चाबी रहती है that they have to the prison, उस जेल की ऐसी कौन सी चाबी होती है उन लोगों के पास जिससे वो फ्री हो सकते हैं, जो एम हैमिल ने बताया था। उनका बिहेवियर, उनकी पावर, उनकी एग्रेसिवनेस, उनकी मदर टंग। तो ऑफ कोर्स ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है, मदर टंग के बारे में। तो सिर्फ एक भाषा होती है जो किसी भी आप बंधन से, किसी भी बेड़ी से, किसी भी टाइप के, आपको किसी भी टाइप से अगर आपको एनस्लेव किया गया तो आप सारे टाइप के एनस्लेव से आप फ्री हो सकते हो जस्ट बाय हैविंग अ लैंग्वेज, बिकॉज आप कम्युनिकेट करके बता सकते हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग जो पूरे इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, which actually the people were lacking in. Now, what did France notice that was unusual that day? So what was unusual? हम इसको already discuss कर चुके थे, but इसमें options थोड़ी सी अलग हैं, so might be all of the above. जल्दी से check कर लेते हैं। Quietness in the school, हमने देखा था एक strange quietness था all across. सोल्जर्स इन द स्कूल, क्राउड इन द स्कूल, तो हमने ये भी देखा था क्वाइटनेस तो थी, बहुत ज़्यादा शांति थी स्कूल में और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, बिकॉज विलेजर्स भी आ गए थे, स्कूल के सारे बच्चे नोटिस बोर्ड के पास इकट्ठे हो गए थे, बिकॉज ऐसा कुछ नोटिस था कि फ्रेंच अब ख़त्म करनी है और जर्मन को प्रमोट करना है, इसलिए फ्रेंच स्पीकिंग अब और स्कूल में कंटिन्यू नहीं होगी, तो इसका आज लास्ट लेसन होगा मिस्टर एम हैमिल का भी, और ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें। तो क्राउड भी था, बट देयर ऑल्सो सोल्जर्स, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, बिकॉज यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी जिसके कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था। तो जल्दी से चेक करते हैं क्या क्या रीजंस थे। ऑफ कोर्स क्राउड था, सोल्जर्स वहाँ पे लेकिन नहीं थे, क्राउड नोटिस बोर्ड के बाहर क्राउड था। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो ये है कि व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। अब क्राउड तो ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या बहुत ही अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग नोटिस होता था तो वहाँ पे क्राउड होता था नोटिस बोर्ड के पास, जो अनयूजुअल नहीं था, जो कभी कभी देखने को मिलता था। सोल्जर्स तो नहीं थे, वॉर जैसा कुछ समझ में आया, बट ये चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बताया, बस हमें इतना बताया कि ऐसा कुछ हुआ था
जिसमें प्रशिया का डस्क डॉन टाइम शुरू हुआ था और फ्रेंच को डिफीट किया था, फ्रेंचमैन को, जिसकी वजह से फ्रेंच पढ़ानी बंद कर दी गई थी और जर्मन को पढ़ाना प्रमोट किया गया था। बट यहाँ पे स्कूल में कई सोल्जर्स देखने को नहीं मिले थे और जो अनयूजुअल चीज़ थी, जो ऐसा कभी नहीं हुआ, एक अजीब टाइप की क्वाइटनेस थी जो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि हमेशा एमएमएल चीखते रहते थे, बच्चों को डांटते रहते थे, पनिश करते थे और ज़ोर से वो स्टिक से, अपने रूलर से वो वहाँ पे टैप करते रहते थे अपने डेस्क पे। सो दैट वाज द वियर्ड क्वाइटनेस इन द स्कूल, जो हम इसको एक बार और भी डिस्कस कर चुके। सो ऑल ऑफ द अबव तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now, what had been put up on the bulletin board that day? उस दिन bulletin board पे क्या लिखा था? Teach only French, speak only English, teach only German, teach all these. All these कैसे? English भी पढ़ाओ, French भी पढ़ाओ, German भी पढ़ाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नोटिस क्या था कि अब से क्या पढ़ाया जाएगा? ओनली जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये नोटिस था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इशू रेज हुआ, इतना ज़्यादा पॉइंट बना। ऑफ कोर्स हम इसको जस्टिफाई कर चुके हैं। Moving next, what changes did the order from Berlin cause in school that day? So ऐसी कौन से changes हुए थे? Did the order from Berlin, exactly पूरी जो chapter थी इसकी वजह से ही पूरी बनी है, जो order आया था बर्लिन से। What changes did the order from Berlin cause in the school that day? इसकी वजह से ही तो पूरा ये चीज़ बना। इसी की ये ऑर्डर की वजह, जो बर्लिन का ऑर्डर आया था कि फ्रेंच को कर्टेल करना है, कट करना है, ख़त्म करना है और हमें जर्मन को प्रमोट करना है। अगर ये नोटिस नहीं आया होता तो शायद वो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उनको इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं होती ऑफ देयर ओन मदर टंग, और शायद उनको इस इम्पोर्टेंस भी समझ नहीं आती ऑफ लर्निंग फ्रेंच और एम हैमिल की भी ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? जब ये ऑर्डर आए। तो क्या चेंजेस हुए? हसल बसल हुआ, people were happy, teachers were sad, strange quietness and sadness। तो हसल बसल ऐसा कोई मेला भगदड़ नहीं मच रही थी। people were happy, बिल्कुल लोग खुश नहीं थे। people were rather very sad, they were very disappointed and they were in a deep regret। उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि जब टाइम था, अपॉर्चुनिटी थी, तब हमने कुछ भी इसका गेन नहीं लिया, हमने इससे कुछ भी एडवांटेज नहीं लिया, रादर वी वेस्टेड एंटायर थिंग्स। सो टीचर्स उदास थे, नहीं लोग भी उदास थे, तो कोई भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं हो रहा। ओनली वन दैट गोज, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब हुई जब ये ऑर्डर आया था बर्लिन से, और जिसकी वजह से स्कूल में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हुई, दैट इज स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस ऑल अक्रॉस। टीचर एम हैमिल भी बहुत ज़्यादा सैड थे, एट द सेम टाइम जितने स्टूडेंट्स थे और जितने आसपास के विलेजर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा दुखी थे और सब बिल्कुल शांत थे, बिकॉज अब ये चीज़ें सारी ख़त्म होने वाली हैं। सो इसके साथ साथ हमारा MCQ उसका डिस्कशन भी कंप्लीट हो गया है, एंड हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ all the MCQs which we could fetch from this chapter. I hope it was really interesting to understand them. Please practice them once again, and with this word I shall take your leave from now, but we shall meet once again। हम फिर से chapter number जो अभी remaining chapters हैं, following chapter number 2, अभी हमने 1 डिस्कस करा, हम chapter 2, 3, 4 and so on rationalized syllabus के हिसाब से related chapters को हटा के जितने भी आपके कोर्स में आ रहे हैं उनको इंक्लूड करेंगे, एंड वी शैल कम विद one more and more videos on MCQs of the remaining chapters. Till then, thank you very much. Stay tuned and bye bye. Take care.